पार्ट 2 के शुरुआत में हम देखते हैं सोयून और बाकी के लोग रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किमजुन ने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर वो अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो दुनिया का सबसे महान इंसान हो। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सुहो अपना लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, मैं आप सब लोगों से उस एक्सीडेंट के बारे में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देना चाहता हूँ। किमजुन वो इंसान है जिसके ऊपर ये मर्डर का चार्ज लगा है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक वीडियो है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सुहो किमजुन से मिलने के लिए गया था। उस टाइम पर सुहो ने डिटेक्टिव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। वो उससे कहता है, मुझे किमजुन के साथ में काम करना होगा। मैं जानता हूँ कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, वो बस मेरे वीकनेस पर भरोसा करता है, और मैं इसी चीज को उसके खिलाफ यूज करूंगा। यानी कि जब उस डिटेक्टिव ने सुहो के सामने आकर वो तमाशा किया था, उस टाइम पर वो उन दोनों की प्लानिंग थी ताकि सुहो किमजुन का भरोसा जीत सके। फिर सुन्यूल सुहो से मिलने के लिए आया था। वो कहता है, हम दोनों को मिलकर किमजुन को नीचे गिराना होगा। प्रेजेंट में वो पब्लिक के सामने वही वीडियो दिखाता है जब सुन्यूल किमजुन से मिलने के लिए गया था, और उस टाइम पर किमजुन ने अपने मुंह से सारा कुछ कन्फेस कर दिया था। वो कह रहा था गुणवू को उसी टाइम पर मर जाना चाहिए था, तो चीजें उसके लिए भी आसान हो जाती और मेरे लिए भी आसान हो जाती। और अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई वीडियो दिखाया भी तो मैं सबको बता दूंगा कि मेरे अगेंस्ट उस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। और साथ ही में वहाँ पर वो वीडियो भी दिखाया जाता है जहाँ पर किमजुन उस टैब को तोड़ रहा था। ये सब कुछ देखकर किमजुन एकदम से बौखला जाता है। वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है, तुम लोगों को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को डीप फेक किया गया है, ये सारा कुछ मैनिपुलेटेड है। उसकी बातें सुनकर वहाँ के सारे लोग उसका भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पर सुहो एक दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो उसी टैब के साथ था। वो बताता है, ये वही टैब है जो एक्सीडेंट के दिन रिकवर किया गया था, और इस टैब के अंदर उस दिन का सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब सुहो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें किमजुन और सुन्यूल के डैड आपस में बात कर रहे थे। किमजुन कहता है, अगर प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे इस बच्चे को मारना भी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। साथ ही में वहाँ पर गुणवू के रोने की आवाज आ रही थी। सबको पता चल गया था कि उस बच्चे को मारने के लिए जीवुंग ने उसे दोबारा से हिट किया था। सुहो कहता है, एक डैड होने के नाते मैं आप सबसे ये सब कह रहा हूँ। एक 6 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया गया, उसकी पूरी फैमिली रातों रात बर्बाद हो गई, और जिस इंसान ने ये सब किया है वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। उस इंसान ने आप सबको बेवकूफ बनाया है, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आपको गुणवू के रोते हुए आवाज को याद रखना होगा जहाँ पर वो रो रो कर अपनी माँ को बुला रहा था। ये सब सुनकर वहाँ पर किमजुन के जितने भी सपोर्टर्स थे सारे के सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी बातें समझा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। ये इंटरव्यू खत्म होते ही सुहो अपना रेजिग्नेशन दे देता है। उसे याद आता है गुणवू हमेशा उससे कहता था कि आप इस दुनिया के बेस्ट डैड हो। दूसरी तरफ किमजुन अभी भी चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ का कोई इंसान माइक ऑफ कर देता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो रिकॉर्डिंग कोई ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं था। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, तुम ये सब कुछ यहीं पर बंद कर दो, वो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सुन्यूल ने किमजुन की सेक्रेटरी को एक डॉक्यूमेंट दिया था और पूछा था कि तुमने मेरी मॉम के साथ वो सब क्यों किया? अगर तुमने मुझे ये कहा कि ये सब कुछ किमजुन ने किया है तो कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। किमजुन अब खत्म हो चुका है, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। अगर मैंने वो एविडेंस सबमिट कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है वो सारा इल्जाम किस पर आएगा? किमजुन सारा इल्जाम तुम पर लगाएगा। इसीलिए तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किमजुन के साथ डूबना है या फिर टाइम रहते हुए बच के वहाँ से बाहर निकलना है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब सुन्यूल किमजुन से मिलने के लिए आया था। उस टाइम पर किमजुन के सेक्रेटरी के कोट पर एक रिकॉर्डर लगा हुआ था जिसके थ्रू उसने वहाँ का सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और जब सुहो वो टैब लेकर किमजुन के पास आया था उस टाइम पर भी उसकी सेक्रेटरी सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिसर्स किमजुन के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें गुणवू और सुन्यूल की मॉम के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। किमजुन को अरेस्ट होता हुआ देखकर वहाँ के सारे लोग खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। ये देखकर सोयून और सुन्यूल बहुत इमोशनल हो गए थे। फिर अगले सीन में प्रोसिक्यूटर वाले किमजुन के ऑफिस में रेड मार देते हैं और उसने जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज की थी उन्हें वहाँ पर सारा एविडेंस मिल जाता है। साथ ही में उस जज को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो गुणवू के केस में इन्वॉल्व था। अब धीरे धीरे करके किमजुन के बारे में बहुत सारा न्यूज बाहर आता है और साथ ही में बहुत सारे पॉलिटिशियन उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किमजुन का ट्रायल चल रहा था। यहाँ पर उसी लेडी का स्टेटमेंट लिया जाता है जिस लेडी के हस्बैंड ने सुन्यूल की मॉम का एक्सीडेंट किया था। वो कहती है उसकी बेटी बहुत बीमार थी और किमजुन ने उससे वादा किया था कि वो उसकी बेटी की जान बचाएगा, और उसके कहने पर ही उसके हस्बैंड ने सुन्यूल की मॉम का एक्सीडेंट किया था। साथ ही में किमजुन की सेक्रेटरी बताती है, मैंने सालों तक किमजुन के लिए काम किया, वो मुझे हमेशा असॉल्ट करता था, उसने मुझसे सारे घटिया काम करवाए और उसी ने मुझे एक आदमी हायर करने के लिए बोला था ताकि वो सुन्यूल की मॉम का एक्सीडेंट करवा
करवा सके। फिर हेग्यूम का स्टेटमेंट लिया जाता है। वो बताती है उस दिन किम जोन गुणवू के एक्सीडेंट सीन के बहुत नजदीक था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसने मेरे घर के बाहर के सारे कैमरास निकाल दिए थे और मेरे पास इस बात का एविडेंस है कि उस दिन मैं किम जोन से फोन पर बात कर रही थी। फिर प्रोसिक्यूटर सुन्यूल को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। वो कहता है रिकॉर्डिंग को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड और किम जोन ने मिलकर एक डील की थी। क्या तुम हमें इस बारे में बता सकते हो? सुन्यूल बताता है बहुत साल पहले उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और इसी बात का फायदा उठाकर किम जोन ने उसके डैड के साथ एक डील की। फिर किम जोन का अटॉर्नी सुन्यूल से पूछता है हमें पता चला है तुम सोयून से हमेशा मिलते थे, आखिर तुम्हारा सोयून के साथ क्या रिश्ता है? सुन्यूल कहता है मैं सोयून से जानबूझकर मिला था क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता था। जिस इंसान ने उसके डैड की जान ली वो तो एक बुरा इंसान होना चाहिए था, लेकिन सोयून एक बहुत अच्छी इंसान है। वो पहली इंसान है जिसने मुझे जीना सिखाया, मुझसे कहा कि मुझे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। वो बार बार मेरे लाइफ में इंटरफेयर करती थी। उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मैंने खाना खाया या नहीं। उसने मेरे जख्म पर दवाई लगाया। कभी भी किसी इंसान ने मेरा ध्यान ऐसे नहीं रखा था। अब मैं अपनी लाइफ को और बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग दर्द में थे उन्हें जिंदगी जीने की हिम्मत दोबारा से मिले। अब सारे लोगों की बात सुनकर जज ये कहता है किम जोन ने जो कुछ भी किया उसने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, यहाँ तक कि उसे किसी भी बात का कोई पछतावा तक नहीं था। इसलिए सारे कंडीशन को कंसिडर करके किम जोन को लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, यानी कि उम्र कैद की सजा। ये सब देखकर सोयून बहुत इमोशनल हो जाती है। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे लेकिन वो अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी वो अपने सामने गुणवू को इमेजिन करती है। वो आकर सोयून का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है मॉम क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैं आपके दर्द को खत्म कर दूंगा ताकि दोबारा से आपको कभी भी तकलीफ ना हो। ये सब सुनकर सोयून रोते हुए गुणवू को गले लगा लेती है। फिर कोर्ट के बाहर उसे सुहो मिलता है। सोयून उसे कहती है मुझे पता चला है कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों ने तुम्हें पनिशमेंट दी है। सुहो कहता है उन लोगों ने मुझे पनिशमेंट तो दी है लेकिन अभी तक उन लोगों ने मुझे फायर नहीं किया। सोयून बताती है जिस दिन गुणवू वहाँ से बाहर गया था उस रिकॉर्डिंग में मैंने दरवाजा खुलने की कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। मैंने ही वो दरवाजा खुला छोड़ दिया। पता चलता है कि सोयून ने दरवाजा बंद किया था लेकिन वो दरवाजा ठीक से लॉक हुआ नहीं था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब गुणवू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उस टाइम पर उसका डॉग भागने लग जाता है। गुणवू को ऐसा लगता है कि वो बाहर चला गया है लेकिन एक्चुअली में वो अंदर ही था और इसी गलत फहमी की वजह से वो बाहर चला गया था जबकि उसका डॉग तो अंदर ही था। प्रेजेंट में सोयून कहती है मुझे पता है उस दिन तुमने मुझे क्यों रोका था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब किम जोन ने शुरुआत में सुहो को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया था उस वीडियो रिकॉर्डिंग में यही था कि सोयून ने दरवाजा बंद किया था लेकिन उसके बाद भी वो दरवाजा ठीक से बंद हुआ नहीं था। सुहो बस सोयून को इस गिल्ट से बचाना चाहता था ताकि उसे ऐसा न लगे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी सोयून के मन में इस बात का गिल्ट था। उसको लगता था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। सुहो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इतने सालों तक मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें और गुणवू को प्रोटेक्ट करना चाहिए था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं ये बात जानता ही नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग इंसान हो। इतना स्ट्रॉन्ग मैं कभी नहीं था। दूसरी तरफ सुन्यूल किम जोन से मिलने के लिए गया था। सुन्यूल उससे कहता है मुझे पता चला है कि तुम दोबारा से अपील करने वाले हो। किम जोन कहता है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है इसीलिए मैं दोबारा से अपील करूंगा और इस बार मैं लॉ को फॉलो करूंगा। सुन्यूल कहता है तुम सही बोल रहे हो, इस बार तुम लॉ को अच्छे से फॉलो करो और लॉ को फॉलो करते करते अपनी पनिशमेंट झेलो। किम जोन उससे कहता है जस्ट बिकॉज तुमने मुझे रास्ते से हटा दिया है तो क्या तुम्हें हीरो वाली फीलिंग आ रही है? मेरे यहाँ पर रहने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी। सुन्यूल कहता है तुम सही बोल रहे हो लेकिन यहाँ पर सारे लोग बुरे नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोगों के साथ ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। किम जोन हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहीं पर रुक जाऊंगा? सुन्यूल कहता है तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे, अभी तो तुम्हारा ट्रायल चालू हुआ है, तुम कोर्ट के चक्कर काटते काटते खत्म हो जाओगे। फिर अगले सीन में सुन्यूल और सोयून एक जगह पर आए हुए थे। सुन्यूल उससे पूछता है ये कौन सी जगह है? सोयून कहती है ये विशिंग ट्री है, यहाँ पर तुम जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तुम्हारा विश क्या है? सुन्यूल कहता है मेरे पास कोई विश नहीं है। तो सोयून कहती है फिर किसी विश के बारे में सोचो क्योंकि हम सबको लाइफ जीने का पूरा हक है। सुन्यूल पूछता है क्या ये हमारा फेयरवेल हो रहा है? सोयून कहती है तुम्हारे लाइफ में जितना भी टाइम बचा है मैं चाहती हूँ तुम वो अच्छे से जियो, फिर तुम्हें एक दिन पता चलेगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर यहाँ से कहानी आ जाती है 6 साल आगे जहाँ पर सुहो सोयून की मॉम के पास आया हुआ था और वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह उनका ध्यान रखता है। सोयून यहाँ पर एक नरेशन कर रही होती है। वो बताती है उसकी मॉम बीमार नहीं है, वो बस अपने टाइम में थोड़ा सा पीछे चली गई है जहाँ पर वो बहुत खुश थी। फिर अगले सीन में सुहो का एक कॉलीग उससे कहता है हमें इस सच्चाई को बाहर लाना होगा तो सुहो मना कर देता है। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तभी सुहो को याद आता है पहले वो भी सच्चाई को बाहर लाने के लिए ऐसे ही चिल्लाया करता था। यही याद करके वो उससे कहता है तुम इस चीज को रिलीज
कर दो और बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ तेओ और उसकी मॉम सुजिन से मिलने के लिए आए थे। पता चलता है कि वो दोनों डेट कर रहे थे और इस चीज के लिए तेओ की मॉम मान गई थी। इस तरफ हम यूरी को देखते हैं जिसने अपना ब्रांड छोड़कर एक छोटे से शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर अगले सीन में हम सोयून को देखते हैं जो एक ऑर्फनेज में आई हुई थी। वो कहती है उसको उसका बच्चा दोबारा से वापस मिल गया है। फिर वो जब पार्क में बैठी थी तब यूरी उसके पास आती है। सोयून अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पास बुलाती है और यूरी भागते हुए जाकर उसको हक कर लेती है। फिर हम सुनील को देखते हैं। तभी वहाँ का एक आदमी कोलैप्स हो जाता है और सुनील उसे सीपीआर देकर होश में लाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनील एक डॉक्टर बन चुका था जो हमेशा से उसका सपना था। फिर जब वो कहीं जा रहा था तब रास्ते में वो एक पोस्टर देखता है जिसके ऊपर लिखा था वंडरफुल वर्ल्ड, यानी कि सोयून के नए बुक का नाम था वंडरफुल वर्ल्ड। इसके लिए सोयून ने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट से जितना भी पैसा आने वाला था सोयून वो सारा पैसा एक्सीडेंट विक्टिम वालों को डोनेट करने वाली थी। सुनील भी उसके इवेंट पर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी सुनील उसको मैसेज करता है। वो कहता है अब मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सोयून एक नरेशन करती है। वो कहती है मैं अपने लाइफ के जर्नी में कहीं गुम हो गई थी। चाहे कितना भी टाइम बीत जाए किसी अपने को खोने का दर्द कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा चलती रहूं। शायद चलते चलते ये दर्द एक दिन कम हो जाए। जितने भी लोग तकलीफ झेल रहे हैं मैं चाहती हूँ सबको कंफर्ट मिले। ये एक बहुत अच्छी दुनिया बन जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तकलीफ में है, ताकि धीरे धीरे करके सारे लोग अपना दर्द ओवरकम कर पाए। और इसी सीन के साथ ये बेहतरीन ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। काफी मीनिंगफुल और डीप था, काफी इंटेंस था, इमोशनल था और प्यार से भरा हुआ था। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।